आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। ईवीएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है जल, वाटर। इसको आज हम लोग देखेंगे और इसको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पूरा जो थ्योरी है वाटर चैप्टर का जितना कॉन्सेप्ट है टोटल इसको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो अभी सीटेट 2026 में होने वाला है सितंबर में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपका ये विषय वस्तु तैयार किया है। जो क्या हो कि आपका एक एक पॉइंट जो है, एक एक बिंदु है आपका, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपका जो अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं पूरा चैप्टर, तो ये आपको 15 में 15 नंबर आराम से दे देगा। और इस चैप्टर से हमेशा जो ये वाटर वाला चैप्टर है, इससे हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता है। इसको हम लोग पूरा सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम देखेंगे जल की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि जल चक्र। जल चक्र क्या है, इसकी विस्तृत प्रक्रिया क्या है, कैसे जल मतलब जो है वर्षा होता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका वाष्पीकरण। क्या चीज? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसको कहेंगे? तो वाष्पीकरण देखिए क्या होता है कि जब सूर्य की गर्मी से नदियों, पोखरों व समुद्र का पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, तो उसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मतलब ये चूल्हा, ठीक है। चूल्हा में जब हम पानी गर्म करते हैं, देखिएगा, तो वो क्या होता है कि भाप बनता है, और भाप बन के क्या हो जाता है, ऊपर उड़ने लगता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है आपका वाष्पीकरण। तो ये आपका छोटा रूप हुआ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ये आपका ये जो नदी, तालाब, पोखर है, ठीक है, समुद्र है वगैरह में क्या होता है कि जब धूप होता है, बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो वो पानी क्या होता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। पानी गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी भाप बन जाता है। और पानी भाप बन जाता है तो ये भाप क्या रहता है, ऊपर हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर क्या होता है कि जैसे जैसे ये वायुमंडल चैप्टर में आप पढ़िएगा कभी अगर है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ठंड बढ़ता है, ठीक है। तो यही क्या होता है कि जब ये वाष्प ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ठीक है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि वो आपका आपका बादल बन जाता है, बर्फ बन जाता है। फिर जब नीचे आ जाता है तो वही वर्षा वर्षा के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। तो उसे वाष्पीकरण ये होता है जल चक्र। तो देखिए, तो इसको हम लोग ज़्यादा ना डीपली पढ़ेंगे क्योंकि उतना इसमें जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अब वाष्पीकरण समझ में आ गया, थोड़ा सा हम बता दिए। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो क्या क्या कारक हो सकता है जो वाष्पीकरण नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्या है कि सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। जैसे कपड़ों को फैलाकर सुखाने से वो क्या होता है कि जल्दी सूख जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी सूख जाता है। वही अगर कपड़ों को सिकुड़ के रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? तो वो क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण आपका ये वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। तो आप इस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्षेत्र वाष्पीकरण के लिए क्षेत्रफल का कितना महत्वपूर्ण होता है। उसका रोल, क्षेत्रफल का महत्वपूर्ण रोल है वाष्पीकरण होने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए वाष्पीकरण में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर में क्या होता है कि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ता है। सही बात। देखिए क्या होता है कि जब आप इसको एक ये अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से जोड़ के देखिए कि क्या होता है कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो क्या अचानक से वो भाप बनने लगता है? नहीं, वो जैसे जैसे गर्म होता है पानी, वैसे वैसे क्या होता है, तेजी से इसका भाप बनता है। तो इसमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर का क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है, ठीक है। ये वाष्पीकरण में जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना अधिक आपका वाष्पीकरण तेजी से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हवा की गति। तो हवा की गति क्या है? विंड ऑफ स्पीड।
ये कैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करता है? तो देखिए तेज हवा में वाष्पीकरण तेज होता है। देखिए जब तेज हवा चलेगा तो जल्दी जल्दी फास्ट भागेगा, ये भाप उसका तेज जल्दी से उड़ेगा, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब नमी या आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी, तो ये देखिए हवा में नमी ज्यादा होने पर वाष्पीकरण धीमी होता है। देखिए क्या होता है कि कभी ये ठंडी के टाइम में देखिएगा कि ठंडी के टाइम में ये भी देखिएगा कि वर्षा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से होता है, उतना नहीं होता है, कि इसी के कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे वाष्पोत्सर्जन। किसको देखेंगे? वाष्पोत्सर्जन, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, ये क्या चीज है कि ये पौधों की पत्तियों के रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब पौधे भोजन बनता है, जब बन जाता है तो जो अवशिष्ट उसका निकलता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये किसमें होता है? आपका पौधों में ये प्रक्रिया होता है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपैरेशन। अब ये समझ में आ गया आपका वाष्पीकरण। बता दें वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका संघनन। क्या देखेंगे? संघनन। ठीक है, इसमें क्या है कि जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हो जाता है और जल की छोटी छोटी बूंदे में बादल बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। देखिए जब जैसे हम अभी बताए कि क्या होता है कि वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर बनेगा तो वहां पर बादल बन जाता है, फिर ये बादल नीचे आता है, फिर ये बारिश होने लगता है, तो बारिश होता है ये संघनन के कारण। तो देखिए क्या होता है कि संघनन में क्या होता है कि जलवाष्प ऊपर उठता है, जाकर वो ठंडी हो जाती है और जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। अब होता है वर्षण। जब हो गया तो क्या होता है, जब बादलों में पानी की बूंदें भारी हो जाती है तो वह बारिश या ओले या बर्फ के रूप में जमीन पर गिरती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ये जल चक्र की पूर्ण प्रक्रिया हो गया आपका। अब नेक्स्ट है घनत्व, विलेयता और उत्प्लावन। क्या चीज है आपका? घनत्व हो गया, विलेयता और उत्प्लावन, ये तीनों को अब देखेंगे कि घनत्व क्या है, विलेय क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम घनत्व समझाते हैं। घनत्व क्या है कि कोई चीज होता है कि कोई चीज कितना घना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जल है और ये आपका ठोस है और ये आपका गैस है। ठीक है, तो जल आपका द्रव हो गया और ये हो गया ठोस हो गया और ये गैस हो गया। तो देखिए ना, जो आपका ये ठोस है उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। जो इसका आंतरिक आंतराणविक बल जो है ये या तो एकदम पूरा मजबूत होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके कण आपस में ज्यादा जल्दी जकड़े हुए रहते हैं, तो इसके क्या होता है? घनत्व ज्यादा हो गया। इसको हम ऐसे याद रखें कि इससे मतलब कोई भी चीज कितना घना है। ठीक है, तो उसी को घनत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब विलेय, विलेय और विलायक। ठीक है, तो विलेय और विलायक क्या है? देखिए जो चीज घुलती है उसे विलेय कहते हैं। कोई भी चीज जो घुलने वाला है उसे विलेय कहेंगे। जैसे नमक, चीनी हो गया, ये क्या हो गया आपका? विलेय हो गया। और जिसमें घुलती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी हो गया, जैसे नमक किसमें घुलता है? तो आपका पानी में। जो भी चीज में नमक घुलेगा वही आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब होता है कि पानी एक सार्वभौमिक विलायक है। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। देखिए पानी में अगर आप कोई भी चीज मिलाते हैं, दो या दो से अधिक चीज मिलाते हैं, तो भी क्या होता है? मिल जाता है। जैसे चीनी पानी को मिलाइए तो क्या हो जाएगा आपका? मिल जाएगा आराम से। अब क्या होता है कि ये आपका, क्योंकि अधिकांश पदार्थों को अपने में घोल लेता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक कहते हैं। अभी हमने समझाया। ठीक है, अब देखिए तेल और पानी। तेल और पानी। तेल पानी में नहीं घुलता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम होता है, तो उसे इसलिए वह पानी के ऊपर क्या होता है? तैरने लगता है। ठीक है, क्या है कि नेक्स्ट है आपका, क्या है नेक्स्ट क्या है कि मृत सागर। मृत सागर का रहस्य। तो मृत सागर के बारे में देखिए क्या है कि यह जो है मृत सागर कहाँ स्थित है? तो यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक झील है। क्या है? मृत सागर एक क्या है? झील है। कहाँ पर स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। उनके जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है। इनकी विशेषता देखिए, इनकी विशेषता क्या है कि लवणता जो है ये सबसे पहले जो ये
मृत सागर है वह क्या होता है उसका लवणीय है, तो उसका लवणता देखिए, उसका लवणता कितना है, इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। क्या होता है? 300 ग्राम नमक होता है। इसकी घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, घनत्व क्या होता है इसकी, अधिक नमक के कारण इस पानी का घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसमें अगर आदमी तैरता हो तो वो क्या होता है? कभी डूबता नहीं है। देखिए, तो तैरने के कारण जब कोई मनुष्य इसमें उतरता है तो अत्यधिक घनत्व के कारण वह डूबता नहीं है, बल्कि वह क्या होता है? पानी की सतह पर पीठ के बल पर आराम से तैरता रहता है, वो डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि उसकी घनत्व अधिक है। घनत्व क्यों अधिक है? तो वो नमक के कारण, लवण के कारण। ठीक है। अब देखेंगे प्राचीन काल में जल की बहुत, जैसे मार्बल स्थलीय क्षेत्र में जल की बहुत किल्लत होती है, तो वो जल की किल्लत को दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? तो प्राचीन काल में जो है जल के प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। तो उसमें इतिहास और सांस्कृतिक को देखेंगे कि किस तरीके से जल का प्रबंधन किया जाता था। तो देखिए, एक लेखक है अल-बिरूनी, ठीक है, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया? तो देखिए, अल-बिरूनी जो है, सबसे पहले अल-बिरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो ये उज़्बेकिस्तान। ये जो है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अल-बिरूनी कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, इसीलिए तो इसको याद कर लीजिएगा कि अल-बिरूनी कहाँ का रहने वाला था। तो अल-बिरूनी आपका कहाँ? उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। ये जो है कहाँ आया था? उज़्बेकिस्तान से आपका भारत आया था। उसने क्या किया कि उसने अपनी किताब में भारतीय जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में जमकर तारीफ की कि कैसे यहाँ पर जल का संरक्षण किया जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है, ताकि जब जल की कमी हो तो उसे जल की पूर्ति हो सके। इसमें क्या है कि उसने लिखा कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल है। वे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के सरिये और कूड़ों से क्या करता है? जोड़कर तालाबों के चारों ओर चबूतरे घाट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ये तालाब है, ये पर इसके चारों तरफ क्या करता है आपका, ये चबूतरा बना देते हैं, किसे? लोहे के सरिये कूड़े से। तो इन्होंने अपने किताब में लिखा है इनके बारे में कि ये वहाँ के जो आपका ये मजदूर लोग हैं वो बहुत ही कुशल है अपना तालाब बनाने के लिए। अब क्या होता है कि इन तालाबों में क्या करता है कि इन तालाबों में भीड़ से बचने के लिए ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती है। देखिए, उस समय क्या होता है कि जब जहाँ पर पानी की कमी होती है तो क्या करता है कि लोग एक ही जगह से पानी लेते हैं। तो जब एक ही जगह से पानी लेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ भीड़ अधिक होगी। तो भीड़ को जो है आपका कंट्रोल करने के लिए और सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया है कि एक तरफ से लोग जाएगा और एक तरफ से लोग निकलेगा। इसलिए कहता है कि एक तरफ चढ़ने के लिए अलग रास्ता था और एक नीचे उतरने के लिए अलग रास्ता था। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, वही उसी में कुछ इम्पोर्टेंट आपका ये तालाब है, जैसे कि घड़सीसर। क्या चीज़ है? घड़सीसर। तो घड़सीसर क्या है कि यह राजस्थान, घड़सीसर कहाँ स्थित है आपका? तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। इसका निर्माण कौन किया था और कब हुआ था? तो देखिए, इनका निर्माण जो है जैसलमेर के राजा घड़सी ने किया था, इसीलिए जो है इसका नाम घड़सीसर पड़ गया। ये देखिए, इसे लगभग 650 वर्ष पहले बनाया गया था। ठीक है, यहाँ सर का अर्थ होता है तालाब। क्या होता है? घड़सीसर। सर का अर्थ होता है क्या आपका? तालाब होता है। तो इनका निर्माण किसने किया था? घड़सी ने। कब? 650 वर्ष पहले। ठीक है, तो इनके बारे में भी ये अल-बिरूनी ने अपने किताब में लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसका डिजाइन क्या है। तो डिजाइन और तकनीक, यह केवल एक तालाब नहीं था बल्कि 9 आपस में जुड़े हुए तालाबों की एक श्रृंखला थी। जब एक तालाब बारिश के पानी से पूरा भर जाता था तो अतिरिक्त पानी बहकर उससे निचले तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब भर जाते थे और साल भर पानी की कमी नहीं होती थी। इसमें पूछ देगा कि घड़सीसर जो है वो कितने तालाब से जुड़कर बना है? ऑप्शन दे देगा 4, 5, 9, 7 ऐसे दे देगा। तो इसका क्या होगा? 9 तालाब में का बना हुआ था। ठीक है, और 9 तालाब जो है आपका ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि जो है कि मतलब जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का पानी थोड़ा सा भी बर्बाद ना हो, क्योंकि वो राजस्थान जो है जैसलमेर वो आपका मारुस्थलीय एरिया है, वहाँ पर बहुत कम यानी ना के बराबर
वर्षा होता है। जब जब भी वर्षा होता है तो वो उसकी पानी बर्बाद ना हो इसलिए उसको स्टोर करके रख लिया जाता था। जब पानी की जरूरत होती थी तो लोग उस तालाब से ना पानी निकल के क्या करते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपका है बावड़ी। क्या चीज़ है? बावड़ी। बावड़ी को देखिए तो बावड़ी या सीढ़ीदार कुएं, ये क्या चीज़ है? तो ये देखिए यह जो है राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में पानी इकट्ठा करने के लिए बावड़ी बनाई जाती थी। देखिए ये सब कहाँ किया जाता था? जहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होता था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर जहाँ पर देखिए स्वाभाविक है जहाँ पर बारिश कम होगा वहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी होगी। इसीलिए ये सब पानी की कमी को दूर करने के लिए ये सब कुएं या तालाब बनाए जाते थे। तो देखिए ये क्या है कि साधारण कुओं में पानी को रस्सी और बाल्टी से ऊपर खींचा जाता है, लेकिन बावड़ी में मनुष्य क्या करते हैं? स्वयं सीढ़ी से नीचे उतरकर पानी तक पहुंचता है। देखिए ये इस तरीके से कुआं बनाया गया था। अभी मतलब अभी तो खैर कुआं नहीं है, लेकिन कहीं है कुआं तो क्या करता है कि वो इसमें रस्सी में बाल्टी बांध देता है और नीचे से पानी उठा के लेके जाता था। लेकिन ये बावड़ी जो है आपका इसमें एक इस तरीके से बना गया था कि इसी में कुएं में सीढ़ी बना देता था और आदमी इससे सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतरता था, पानी लेके फिर चढ़ जाता था। इसकी यही विशेषता है। ठीक है, अब देखिए इनका सांस्कृतिक महत्व क्या है बावड़ी के? तो देखिए बावड़ियाँ केवल जल स्रोत नहीं थी बल्कि ये सामुदायिक मेलजोल, विश्राम और ठंडे वातावरण का केंद्र भी हुआ करती थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है आपका पारंपरिक रीति रिवाज। तो पारंपरिक रीति रिवाज क्या है कि ये जो है उत्तराखंड जैसे राज्य में आज भी नई दुल्हन विवाह के बाद गांव में आकर झरने या तालाब की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? तो देखिए उत्तराखंड में लोग क्या करते हैं कि जब पूजा ये शादी हो जाता है तो दूल्हा दुल्हन क्या करता है? उनके झरने या तालाब में जाकर के पूजा करते थे। ठीक है, उनके वहाँ पर रीति रिवाज होते थे। ठीक है, अब मान लीजिए कुएं सूखने के आधुनिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए इसके क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर बोरवेल कि इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर बोरवेल में क्या होता है कि जमीन के अंदर से बहुत गहराई से पानी खींच लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका तालाबों का विनाश। तालाबों का विनाश। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिन तालाबों में पानी क्या था, जिन तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा होकर जमीन में रिसता था उनकी जगह पक्के मकान या मैदान बन गए। क्या होता है कि देखिए पहले क्या होता था कि तालाब जो बनाया जाता था तो ये नीचे में प्लास्टर पक्की नहीं किया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि पानी धीरे धीरे इसकर मिट्टी के अंदर चला जाता था। इससे बोरवेल के माध्यम से पानी निकल के अपनी ज़रूरत पूरा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि इस जगह पर तालाब को तोड़ करके पक्के मकान या मैदान बना दिए गए हैं, जिसके कारण क्या होता है बारिश का पानी इधर उधर बह जाता है और जब सूखे का टाइम आता है तो वहाँ पर पानी की ज़्यादा किल्लत हो जाती है। अब क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग। इसमें क्या है कि पार्क, सड़कों और घरों के आसपास की जमीन को पक्का कर देना, जिससे बारिश का पानी मिट्टी के अंदर नहीं जाता है। जिससे अगर देखिए बारिश का पानी जैसे जैसे अंदर जाता है क्या होता है वहाँ के पृथ्वी के अंदर जो ये मिट्टी के अंदर जो आपका पानी का लेयर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। वो अब क्या होता है कि ये जो है कि अब नीचे जैसे जमीन को ये प्लास्टर पक्की कर देने से ये पानी नहीं जाता, इधर उधर बह जाता है, जिसके कारण ये पानी अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण पानी की ये कमी होती है। ठीक है, अब जल संरक्षण संस्थाएं और महान व्यक्तित्व। तो देखिए जल जो संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपका ये बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए तो उसको संरक्षण के लिए क्या कुछ संघ बनाया गया। तो सबसे पहले आपका तरुण भारत संघ। इसकी विशेषता देखिए तो यह जो है राजस्थान की एक गैर सरकारी संस्था है, जिसे एनजीओ कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके जो राजेंद्र सिंह है इस संस्था के प्रमुख हैं। जो तरुण भारत संघ है उसके प्रमुख कौन है? तो राजेंद्र सिंह। जल संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए उन्हें जल पुरुष और क्या कहता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो जल पुरुष किसे कहा जाता है? सीटेट के एग्जाम में पूछ देगा, तो राजेंद्र सिंह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका दड़की माई की कहानी। एक दड़की माई औरत थी, उन्होंने पानी के लिए क्या किया तो देखिए उन्होंने क्या किया कि राजस्थान के अलवर जिले की एक गांव की बुजुर्ग महिला जिनका नाम था दड़की माई, क्या था? दड़की माई ने पानी की भारी किल्लत के कारण तरुण भारत संघ से संपर्क किया। संस्था और गांव वालों ने मिलकर एक पुराना तालाब पुनर्जीवित किया, जिससे कुओं का जलस्तर बढ़ा और मवेशियों को पानी मिला और दूध का उत्पादन बढ़ गया। देखिए ये जो सारा चीज़ है ये किनके ये सहायता से हुआ था आपका? ये जो है दड़की माई, इन्होंने अपना योगदान महत्वपूर्ण दिया, जिसके कारण ये काम अभी हो पाया। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका भीम संघ। भीम संघ क्या है? भीम संघ जो है इसके स्थान ये होलगुंडी गांव कर्नाटक में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? तो विशेष बात यह है कि यह बच्चों द्वारा चलाए जाने वाली एक विशेष पंचायत या संस्थान है। क्यों? भीम संघ है। ठीक है। इसके कार्य क्या है? तो होलगुंडी गांव में पानी की भीषण समस्या को दूर करने के लिए बच्चों ने गांव की पहाड़ी पर बने पुराने टैंक को साफ करवाया, उसकी चादरों को क्या किया? भरा और आसपास पेड़ लगाए, जिससे बारिश का पानी फिर से इकट्ठा होने लगा और क्या हो गया? पानी की कमी दूर हो गया। अब जो है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां और उनके उपचार को देखेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मलेरिया क्या है? मलेरिया। तो मलेरिया किससे फैलता है? तो आपका इसका वाहक है क्या है कि यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर कहाँ से ये पैदा होता है? तो जब पानी गंदा हो जाता है, जिसके कारण मादा एनाफिलीज मच्छर का जन्म होता है और ये शरीर पर बैठता है और शरीर को काटता है, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। अब मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर जो है तो उसमें जो है उसके इसमें पाया जाता है तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जिसके कारण शरीर में छोड़ देता है और ये आपका मलेरिया रोग होता है। अब लक्षण कैसे पता चलता है कि लोग इसको मलेरिया होता है? उसमें इसके लक्षण क्या है कि जब अत्यधिक ठंड, कपकपी के साथ तेज बुखार आए और सिर दर्द हो, तो समझ जाइए कि इसको क्या हो गया? आपका ये मलेरिया रोग हो गया। ठीक है। अब देखिए ये मलेरिया की खोज किसने किया था? ठीक है। तो देखिए आपका मलेरिया की खोज किसने किया? तो मलेरिया की खोज आपका रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है। कब किया? तो 1902 में सिकंदराबाद के अस्पताल में यह साबित किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी माँ ने इसके लिए उन्हें बहुत प्रेरित किया था। ठीक है। अब दवा जो मलेरिया का दवा है, तो प्राचीन काल से मलेरिया की दवा सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता था। पहले छाल को उबालकर छानकर पीते थे, अब इससे क्या होता है? कुनैन नामक दवा बनती है। किससे? सिंकोना नामक पेड़ की छाल से। ठीक है। अब और कुछ अन्य बीमारी है, जैसे मच्छर जनित अन्य बीमारी कौन कौन से? तो डेंगू हो गया, आपका चिकनगुनिया हो गया। तो देखिए ये एडिस क्या होता है? एडिस नामक मच्छर के काटने से आपका डेंगू बीमारी फैलता है। ठीक है। एडिस मच्छर कहता है तो यह साफ और ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। कौन? ये जो एडिस नामक मच्छर है। ठीक है। अब इसका रोकथाम क्या होता है? जो डेंगू बीमारी है उसका रोकथाम क्या होता है? तो ये घर के आसपास गड्ढों, कूलरों, छतों पर रखे पुराने बर्तनों व टायरों में पानी जमा होने ना दे। अगर पानी जमा होगा तो जिससे मच्छर पैदा होंगे, अंडे देंगे, उससे क्या होगा? मच्छर पैदा लेंगे। जमे हुए पानी में केरोसिन, मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क दे, जिससे उसका अंडा क्या हो जाए? उसका पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाए और अंडा डूब जाए, उससे खराब हो जाए और जिसके कारण बच्चा न पैदा ले। ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है आपका दूषित पानी पीने से होने वाला रोग। तो दस्ता या हैजा या टाइफाइड और पीलिया रोग जो है आपका ये दूषित जल पीने से होता है। अब क्या होता है कि इसका खतरा क्या है कि ये आपका दस्त है, तो दस्त और उल्टी से शरीर में पानी और लवण की भारी कमी हो जाती है। ठीक है। अब इसका प्राथमिक उपचार क्या है? तो देखिए उसका प्राथमिक उपचार जब ये हो तो उसे ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जीवन रक्षक घोल भी इसे कहते हैं। 1 लीटर उबले और ठंडे किए गए पानी में
एक छोटा चम्मच चीनी है और एक चुटकी नमक मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए। ठीक है, पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो आज हम लोग का बस इतना ही था। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इधर आगे जो है आपका ये पेडागोजी, तो इसको हम लोग जब पेडागोजी को देखेंगे तो उसको अच्छे तरीके से आगे की क्लास में समझेंगे। बाकी ये जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इससे अगर एक भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।